क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही कैबिनेट के 6 बड़े चेहरों को बाहर करने जा रहे हैं? और क्या आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास देश के अगले वित्त मंत्री बन सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इस फेरबदल में 6 मंत्री बाहर हो सकते हैं, 9 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और कई बड़े मंत्रालयों का पुनर्गठन भी संभव है। सवाल ये है कि आखिर इस फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी? कौन से मंत्री खतरे में हैं? कौन से नेताओं की किस्मत खुल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा ऑपरेशन 2027 और 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे राजनीतिक समीकरण को विस्तार से। आखिर अभी कैबिनेट फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी? जानते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। आमतौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका रहा है कि सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाता है। इस समय बीजेपी के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है आर्थिक मोर्चा, दूसरी चुनौती है शिक्षा और रोजगार से जुड़े विवाद, तीसरी चुनौती है अगले 2 सालों में होने वाले विधानसभा चुनाव और चौथी चुनौती है 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए नई टीम तैयार करना। यही कारण है कि पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्री बाहर हो सकते हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान। सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से बीजेपी और संघ परिवार के भरोसेमंद नेताओं में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा मंत्रालय लगातार विवादों में रहा। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट विवाद, सीबीएसई मूल्यांकन विवाद, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में देरी और हालिया शैक्षणिक विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार जवाबदेही की राजनीति में विश्वास करती है। ऐसे में यदि सरकार को लगता है कि मंत्रालय की कार्यशैली उसकी राजनीतिक छवि को प्रभावित कर रही है तो बदलाव संभव है। दूसरा बड़ा नाम हरदीप सिंह पुरी एक अनुभवी नौकरशाह और कुशल प्रशासक माने जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र, लंबे कार्यकाल और हाल के राजनीतिक विवादों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। यदि मोदी सरकार नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना चाहती है तो ये बदलाव रणनीतिक हो सकता है। अब तीसरा है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू का मामला पूरी तरह चुनावी राजनीति से जुड़ा है। बीजेपी पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि यदि बिट्टू को राज्य की राजनीति में पूरी तरह उतारा जाए तो वे विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उनका मंत्री पद छोड़कर पंजाब की राजनीति में लौटना आश्चर्यजनक नहीं होगा। चौथा है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद नीति के तहत संभव है कि उन्हें सरकार से मुक्त कर पूरी तरह संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध माना जा रहा है। और 5वां नाम है हर्ष मल्होत्रा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद हर्ष मल्होत्रा पर भी वही सिद्धांत लागू हो सकता है। पार्टी दिल्ली में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में संगठन और सरकार दोनों पदों पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। और छठा नाम है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा पहले ही सामने आ चुका है। केरल में बीजेपी के अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद पार्टी वहां नई रणनीति पर काम कर सकती है। अब आते हैं सबसे बड़ी चर्चा पर। क्या देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है? राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर नई सोच लाना चाहती है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार का लक्ष्य अब केवल विकास दर नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश आकर्षण को अगले स्तर पर ले जाना है। ऐसे में यदि किसी टेक्नोक्रेट को वित्त मंत्रालय दिया जाता है तो ये एक बड़ा प्रयोग होगा। अब बात करते हैं, क्या शक्तिकांत दास बन सकते हैं नए वित्त मंत्री? अगर इस फेरबदल का सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो है शक्तिकांत दास। उन्होंने बतौर नौकरशाह आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, G20 शोरपा और आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक और कोविड काल की आर्थिक चुनौतियों तक उन्होंने सरकार के साथ मिलकर कई बड़े फैसलों को लागू किया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये मानी जाती है कि वे राजनीतिक नेतृत्व और आर्थिक संस्थानों के बीच संतुलन बनाना जानते हैं।
यदि उन्हें वित्त मंत्रालय मिलता है तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियों में से एक होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से नए चेहरे आ सकते हैं। पहला, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। ये युवा चेहरा है, मीडिया फ्रेंडली है और हिमाचल चुनाव से पहले बीजेपी उन्हें फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय करना चाहती है। दूसरा है बीडी शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार सफलता दिलाने वाले बीडी शर्मा को पार्टी राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा रोल दे सकती है। वे संगठन और संघ दोनों के करीबी माने जाते हैं। तीसरा नाम है चरण चुग। पंजाब में बीजेपी की रणनीति में चरण चुग की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उनका मंत्री बनना पंजाब चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा सकता है। और अगला नाम है राघव चड्ढा। अगर राघव चड्ढा को मंत्री बनाया जाता है तो ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा। ये संदेश होगा कि बीजेपी विपक्षी दलों के प्रभावशाली चेहरों को अपने साथ जोड़कर उन्हें बड़ी भूमिका देने के लिए तैयार है। अगला नाम है श्रीकांत शिंदे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे परिवार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यदि श्रीकांत शिंदे मंत्री बनते हैं तो ये महायुति गठबंधन को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा होगा। अब बात करते हैं अगले नाम की, अरुण गोविल। अरुण गोविल का नाम सबसे दिलचस्प है। रामायण के राम को मंत्री बनाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और वैचारिक संदेश भी होगा। विशेषकर यूपी चुनावों से पहले ये कदम बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक निवेश साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रमोशन मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के सबसे परफॉर्मिंग मंत्रियों में गिना जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार, 5G विस्तार, नागरिक उड्डयन में तेजी और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उन्हें बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय जैसे विकल्पों पर चर्चा हो सकती है। अब बात करेंगे कि मोदी कैबिनेट फेरबदल के 4 बड़े फॉर्मूले क्या हैं। पहला फॉर्मूला है परफॉर्मेंस। मोदी सरकार में परफॉर्मेंस सबसे बड़ा पैमाना है। दूसरा फॉर्मूला है टेक्नोक्रेट्स। मोदी सरकार लगातार विशेषज्ञों और नौकरशाहों पर भरोसा कर रही है। तीसरा फॉर्मूला है चुनावी गणित, जहां चुनाव वही प्रतिनिधित्व। यही बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति रही है। और चौथा फॉर्मूला है एक व्यक्ति एक पद। बीजेपी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। अगर हम इस पूरे संभावित फेरबदल को राजनीतिक नजरिए से देखें तो 3 बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं। पहला संदेश, मोदी सरकार अब 2029 की टीम तैयार कर रही है। दूसरा संदेश, बीजेपी चुनावी राज्यों के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग को रीसेट कर रही है। और तीसरा संदेश, सरकार प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक उपयोगिता दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। यानी जो नेता चुनाव जिताने में मदद करेगा उसकी सामाजिक पकड़ होगी और प्रशासनिक रूप से भी सक्षम होगा, वही आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर सूत्रों के दावे सही साबित होते हैं तो ये सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन होगा। ये फेरबदल सिर्फ मंत्रियों के नाम बदलने का मामला नहीं होगा, ये तय करेगा कि 2027 का यूपी चुनाव, 2028 का कर्नाटक चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी किस रणनीति के साथ लड़ने जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में कितना बड़ा फेरबदल करते हैं और कौन नेता इस राजनीतिक परीक्षा में पास या फेल होते हैं।